प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। दरिया दिली की बात है क्योंकि पार्टियों के बीच बहुत ज़्यादा सद्भावना रह नहीं गई है। ऐसे में अगर मोदी ने कांग्रेस के लिए बधाई का एक ट्वीट किया है तो ठीक है, बड़प्पन की बात है ये। इतने रिश्ते कम रह गए हैं लोगों के बीच अभी। लेकिन इससे एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी ने कर्नाटक की शिकस्त को बड़ी आसानी से लिया होगा। ऐसा लगता था जैसे अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा निकला हुआ है और वो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ तक जा सकता है, जिस प्रदेश में जा सकता है, वहाँ भाजपा के कमल खिलने लगेंगे। कुछ इस किस्म का माहौल बना हुआ था। जनधारणा थी। जनधारणा जरूरी नहीं रहता कि हमेशा सच पर टिकी हुई हो। जनधारणा कई बार मीडिया की बनाई हुई रहती है, कई बार सोशल मीडिया की बनाई हुई रहती है, कई बार जनता खुद भक्ति भाव में ऐसी डूब जाती है कि वो अपने मन में ही एक धारणा बना लेती है, अपने इष्ट देव को लेकर एक धारणा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं, किसी धर्म का कार्यक्रम चलते रहता है और वहाँ कुछ महिलाओं को देवी आने लगती है, या कोई चंगाई सभा चलते रहती है, वहाँ पे लोग छटपटा कर गिरने लगते हैं जैसे बिजली का कोई झटका लगा हो। तो लोग ऐसी दिमागी हालत में भी रहते हैं कि वो किसी को अपना नेता मान लेते हैं और उससे परे फिर कुछ सोच नहीं पाते। उनको लगता ही नहीं है कि उससे बड़ा भी कोई नेता हो सकता है। मोदी के साथ ऐसी बहुत सारी सहूलियतें हैं और कुछ एक दिक्कतें भी हैं। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं केवल मोदी के बारे में। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज के राजनीतिक माहौल में मैं मोदी पर कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप लोगों के मन में भी उत्सुकता होगी कि कर्नाटक के नतीजे मोदी के ऊपर किस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। जिन लोगों ने देश की जनता को देखा हुआ है कि जब पेट्रोल डीजल 100 रुपये हो जाए उस समय भी लोग कहते हैं कि शेर पालना सस्ता नहीं होता है, वो 200 रुपये रहेगा डीजल पेट्रोल तो भी हम मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को शेर मानते हैं लोग और शेर पालने को एक महंगा काम मानते हैं, उसके लिए लोग तैयार दिखते हैं बहुत से लोग। इसी तरह लोगों को याद होगा जब एटीएम में कतारें लगी हुई थी नोटबंदी के तुरंत बाद में, तब भी लोग मोदी के इसी तरह दीवाने थे। बहुत सारे लोग, उनको लगता था कि मोदी ने देखो अपनी माँ को 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक भेज दिया। लोगों के दिमाग में ये बात भी नहीं आई कि भाई हैं, भतीजे हैं, पूरे परिवार हैं, माँ को 2000 रुपये की ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उनको उठा के बैंक ले जाना पड़ा। जो मोदी के भक्त हैं वो इस तरह की बातों पे सोचते नहीं हैं। वो मान कर चलते हैं कि मोदी ने किया है तो ठीक ही किया होगा, आएगा तो मोदी ही, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, अगर किसी की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, किसी के इतने प्रशंसक हैं तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में ये बात कम मायने नहीं रखती है। मैं थोड़ा सा इसको सोच रहा था कि मोदी का राजनीतिक असर किस तरह का है। जो लोग मान लेते हैं कि किसी भी प्रदेश के चुनाव मोदी के नाम पर लड़े और जीते जा सकते हैं, राज्य में किसी का चेहरा पेश करने की ज़रूरत नहीं है, मोदी का चेहरा पेश कर दिया जाए वो काफ़ी है। आपको याद होगा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायद गुजरात के चुनाव में जाकर ये कह दिया था कि संसद का चुनाव मोदी का चेहरा, विधानसभा का चुनाव मोदी का चेहरा, वार्ड का चुनाव मोदी का चेहरा। तो मोदी जी के सिर हैं कितने, कितने चेहरे हैं, क्या उनके 100 चेहरे हैं रावण की तरह, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था और उनकी बड़ी फजीहत भी हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत यही है, लोग मान कर चलते हैं कि किसी भी प्रदेश में कहीं भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है और मोदी के नाम पर और उनके चुनावी काम पर चुनाव जीता भी जा सकता है। मैं जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं, 6 महीने चुनाव को बाकी हैं यहाँ पे। यहाँ कोई ठिकाना नहीं है कि भाजपा का कौन नेता है। यहाँ ये भी ठिकाना नहीं है कि भाजपा के किस नेता को कोई महत्व का काम मिलेगा चुनाव में। लेकिन लोग ये मान के चल रहे हैं कि मोदी हैं तो वो सब इंतजाम कर देंगे। वो आखिरी दिन में मोदी और शाह मिलके कैंडिडेट की लिस्ट बना देंगे,
नए नाम छांट देंगे सारे के सारे। वो जानते हैं कि चुनाव कैसा लड़ा और कैसा जीता जाता है। दरअसल पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से मोदी और शाह ने सारे के सारे नए नाम रख दिए थे। ऐसे नए नाम थे जो किसी ने सोचे नहीं थे। उसका एक ही पैमाना था, न कोई पिछला सांसद चाहिए, न कोई पिछले सांसद का रिश्तेदार चाहिए, न हारा हुआ उम्मीदवार चाहिए, नए चेहरे चाहिए। तो नए चेहरे में 11 में से 9 को जिता के भी ले आए थे वो, जबकि उसके 6 महीने पहले के विधानसभा चुनाव में यहाँ पार्टी पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी, ज़मीन में मिट्टी में मिल गई थी। 90 विधानसभा सीटों में से 15 पे रह गई थी बीजेपी। तो भी मोदी पर लोगों को भरोसा था और मोदी ने लोकसभा के चुनाव में वो करके दिखा दिया था। ऐसे हारे हुए प्रदेश में उन्होंने 11 में से 9 सीटें जीती थी। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की इन संख्या के अलावा अभी देश की बाकी संख्या गिनाना नहीं चाहता हूँ, कम से कम आज गिनाना नहीं चाहता हूँ। इसकी दूसरी और तीसरी किस्त भी अगले 2-3 दिनों में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं उसमें अलग अलग प्रदेश के, लोकसभा के, विधानसभा के कुछ आंकड़े भी लेके आऊँगा। लेकिन मैं आज एक बात को लेकर थोड़ा सा हैरान हूँ कि जिस मोदी को लेकर देश में ये जन धारणा है, बनाई गई है, बनाई जा रही है कि मोदी जो हैं वो अजीत हैं, अविजीत हैं, उनको जीता नहीं जा सकता, मोदी जब चाहे जहाँ चाहे जीत सकते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि वोटर किसी को भी वोट डाले, किसी भी निशान पे वोट डाले, एमएलए मोदी के पास जाएगा, ऐसा कहा जाता है। सांसद में उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने 2 संसद के चुनाव लड़े और दोनों ही चुनावों में उनको इतने सांसद मिल गए कि उनको संसद के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग ढूंढना नहीं पड़ा। लोग इधर उधर से, जिसको लोग हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, हॉर्स, मैं डंकी ट्रेडिंग कहूँगा, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत उनको संसद के लिए नहीं पड़ी, वहाँ इतना बहुमत था। लेकिन बहुत सारे राज्यों में उनको ज़रूरत पड़ी। तो मैं इससे ये सोच रहा हूँ कि मोदी का करिश्मा जो हमको 2 बार लोकसभा के आम चुनाव में देखने मिला और बड़ा असर देखने मिला, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह मोदी के नाम का जादू देखने मिला, उनका करिश्मा देखने मिला, ऐसा अपार बहुमत वो लेके आए कि इस बार की जो संसद बनी है इसमें तो कायदे से भाजपा को किसी दूसरी पार्टी के समर्थन की ज़रूरत भी नहीं थी। ये अलग बात है कि एनडीए गठबंधन था, उन्होंने गठबंधन के दूसरे साथियों को भी कैबिनेट में जगह दी है। लेकिन अगर नहीं भी देते वो, तो भी उनके पास भाजपा के सांसद पर्याप्त थे सरकार बनाने के लिए। लेकिन इन 2 लोकसभा चुनावों के बीच, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद, अगर हम जगह जगह होने वाले विधानसभा के चुनावों को देखें जिनमें मोदी ने जमकर मेहनत की थी, खूब जमकर मेहनत की, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, कहीं कहीं पर स्थानीय नेताओं का चेहरा नहीं रखा गया, मोदी का नाम रखा गया। इन जगहों पर क्या हाल हुआ है, इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं कागज़ लेकर आया हूं कि जुबानी कोई बात चूक न जाए। अब हम देखते हैं पंजाब में मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार भाजपा चुनाव हार चुकी है। पहली बार कांग्रेस की वहाँ सरकार बनी, दूसरी बार वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2 बार बीजेपी दिल्ली हार चुकी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 बार दिल्ली में भाजपा हार गई है और आम आदमी पार्टी बनी है। 2018 का चुनाव देखें हम, तो 2018 के चुनाव में तो मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, तेलंगाना हारे, इतना सब हार गए थे मोदी। और ये 3 राज्य तो बिल्कुल साफ साफ हार गए थे। इन 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ये अलग बात है कि जिस तरह कई राज्यों में बाद में रहस्यमय तरीके से कांग्रेस के कुछ लोग, दूसरी पार्टियों के कुछ लोग जाकर भाजपा की एक सरकार बना देते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको मध्य प्रदेश में देखने मिला था। जब राज्यसभा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस के 23 विधायक तोड़कर वहाँ पर
कमलनाथ की सरकार ही गिरा दी और भाजपा की सरकार बना दी। मोदी के दो मकसद पूरे हुए। कुछ लोगों का कहना है कि दो मकसद थे उनके। पहला मकसद ये था कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार मध्य प्रदेश में चली आ रही थी, वो सरकार पिछला 2018 का चुनाव हार गई, भाजपा वहाँ हार गई, शिवराज सिंह की पार्टी हार गई। तो मोदी ने ये भी दिखा दिया कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि 2014 में मोदी के पोस्टर लगाने से कतरा रहे थे मध्य प्रदेश में, जो कि तिरछे तिरछे चल रहे थे मोदी से, जिनके मन में प्रधानमंत्री बनने की एक महत्वाकांक्षा भी थी, उनके प्रदेश का क्या हाल हो सकता है ये मोदी ने दिखा दिया 2018 में। मैं ये तो नहीं कहता कि बीजेपी के हार में मोदी का कोई हाथ था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हुआ वही कि शिवराज सिंह चौहान को उनका कद पता लग गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसी मध्य प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाकर और शिवराज को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर ये भी साबित कर दिया कि तुम चुनाव हार सकते हो, लेकिन फिर भी हम जब चाहें तुमको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम जब चाहें तब भाजपा की सरकार बना सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का हाल। लेकिन इससे परे झारखंड में भाजपा जीत के नहीं आई, तमिलनाडु में जीत के नहीं आई, तेलंगाना मैंने बतला ही दिया हार गई, हिमाचल में कांग्रेस बड़े शानदार तरीके से जीत के आई और भाजपा वहाँ पर सत्ता में थी, वो हार गई वहाँ पर। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना में फूट डालकर विधायकों को लाकर भाजपा ने अपने से छोटी एकनाथ शिंदे गुट ऑफ शिवसेना, उसके साथ मिलकर वहाँ सरकार बनाई और अपने से छोटी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया एकनाथ शिंदे को, तो वो कितने तरह के समझौते थे इसको देखें। लेकिन भाजपा ने बहुत दूर तक जाकर बहुत सारे सही गलत, संवैधानिक असंवैधानिक काम गवर्नर और विधानसभा अध्यक्ष के मार्फत करवाकर वहाँ अपनी सरकार बनाई। लेकिन इतनी मेहनत मशक्क़त और इतने नाजायज़ कामों के बाद वहाँ सरकार बन पाई। बंगाल में ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे पाए। उसके दूसरे पहलू और हैं, उसका मैं अगले किस्त में बात करूँगा। आंध्र में सरकार नहीं बना पाए, केरल में एक भी सीट नहीं पा पाए। एक सीट वहाँ लंबे समय से चले आती थी भाजपा के पास में केरल में, वो भी निपट गई। अब ओडिशा में सरकार नहीं बना पाए, बिहार में सरकार नहीं बना पाए। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश का नेता बनने के बाद, भाजपा का निर्विवाद रूप से इतिहास का सबसे बड़ा सबसे कामयाब नेता बनने के बाद भी मोदी राज्यों में अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। इतने राज्यों में, कुछ राज्यों में उन्होंने दिखाया। मैं अभी गिनती देख रहा था, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार है। 4-5 ऐसे भी छोटे राज्य हैं जहां पे भाजपा किसी दल के साथ गठबंधन में सत्तारूढ़ है, जिनमें उत्तर पूर्व के राज्य हैं। असम एक बड़ा राज्य है वहाँ का, छोटे छोटे राज्य हैं उत्तर पूर्व के। इनमें भाजपा दूसरों के साथ मिलकर उन पार्टियों की सरकार गिनाती है। भाजपा वहाँ पे सत्तारूढ़ है, थोड़ी थोड़ी सी, 1-1, 2-2, 3-3 सीटें पाई, लेकिन सत्तारूढ़ है वहाँ पे। उत्तर पूर्व के बारे में ये बताना ठीक रहेगा कि वहाँ के राज्यों की अपनी कोई अर्थव्यवस्था नहीं रहती है, वो केंद्र सरकार के रहमो करम पर, केंद्र सरकार की मेहरबानी पे जिंदा रहते हैं। तो उत्तर पूर्व के बहुत से राज्यों में पहले भी ये होते आया है कि दिल्ली में जिसकी सरकार है, दिल्ली यानी केंद्र सरकार में जो काबिज है, उसके साथ मिल जाते हैं वहाँ के राज्य, क्योंकि यहीं से बजट जाता है, यहीं से सब कुछ जाता है, उसी में से कुछ बचता है राजनीतिक खर्च के लिए तो बचता है, नहीं तो उनकी लोकल इकोनॉमी कुछ नहीं है। तो इसलिए उत्तर पूर्व के राज्य ये समझदारी दिखाते हैं कि वो दिल्ली की सत्ता के साथ मिल के चलते हैं। अभी अगर वो पिछले 8 साल में मोदी को देखकर मोदी की पार्टी के साथ मिले हुए हैं तो उसमें बड़ी अनहोनी नहीं है। लेकिन खालिस बीजेपी की सरकार अगर हम देखें तो उधर गुजरात से शुरू होती है, इधर हरियाणा तक आती है, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी लोगों को ये अंदाज नहीं है, लेकिन सरकार गठबंधन की एक छोटी पार्टी के साथ वहाँ भाजपा का गठबंधन है। खैर मैं मान लेता हूँ कि वहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में
लोग कहते हैं खरीदी हुई सरकार है। मैं कहता हूं कि विधायकों के दल बदल से बनी हुई सरकार है, क्योंकि मैंने किसी की रसीद और बिल नहीं देखा है कि कौन कितने में बिका, तो मैं कैसे कहूं। तो ऐसी एक सरकार है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही गिने चुने हिस्से में भाजपा की खाली सरकारें बची हुई हैं। गोवा में एक सरकार है भाजपा की, छोटा सा प्रदेश है एक सिरे का। इधर उत्तर पूर्व में सरकार है, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इनमें कुछ जगहों पर बीजेपी ने लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। मणिपुर में भी, जो कि जल रहा है अभी बहुत बुरी तरह। कुल मिलाकर हम भारत के नक्शे को अगर एक नज़र देखें तो 2014 में, उसके बाद में जिस तरह से काफ़ी बड़ा हिस्सा उसका भगवा केसरिया दिखने लगा था, ऐसा लग रहा है कि वो रंग सिमट रहा है। और दूसरी बात, 6 महीने बाद के जो चुनाव हैं विधानसभा के, जो कि 5 राज्यों में हैं, उन 5 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस की एक संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के बारे में सब लोग कहते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को कल अलग से इंटरव्यू करने जा रहा हूं, लेकिन आज मेरी समझ से मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा शर्तिया हारने वाली है, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा देखा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोगों का कहना है कि कांग्रेस के लौटने की संभावना सबसे अधिक है। राजस्थान के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के भीतर जितनी तनातनी और लड़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ राज्य कांग्रेस के पास आ सकते हैं। मध्य प्रदेश से भगवा केसरिया रंग भारत के नक्शे पे हटने की संभावना हर कोई बतलाते हैं, जितने लोगों से मध्य प्रदेश में बात करें। बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से 3 गुना बड़ा है, तो इसलिए अगर वो भाजपा के हाथ से निकलता है तो एक बड़ा केसरिया हिस्सा नक्शे का निकल जाएगा। तो अब इस बात को मैं क्या मानूं कि मोदी हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में अपना चेहरा पेश करते हैं। तकरीबन हर विधानसभा स्तर की आम सभा में भी ये कहते हैं कि मेरा चेहरा देखकर वोट दीजिए। इन्होंने हिमाचल में भी जगह जगह यही कहा था और जगहों पे भी कहा। क्या है ये करिश्मा है क्या? मोदी का जादू क्या है? क्या ये उस मीडिया का खड़ा किया पुतला है जो कि गोदी मीडिया कहलाता है? क्या उस ट्रोल आर्मी के बनाए हुए हैं मोदी, जो कि भाजपा की लाखों लोगों की एक साइबर आर्मी कही जाती है, जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, दूसरी जगहों पर विरोधियों को नीचा दिखाने का काम करती है, मोदी को बड़ा दिखाने का काम करती है? ऐसी चर्चा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या उसका ये करिश्मा है? एक चीज़ तो तय है कि 2024 के चुनाव में भी मोदी के मुकाबले कोई दूसरा विकल्प अभी दिख नहीं रहा है। भारतीय राजनीति में इसको टीना फैक्टर कहते हैं। टीना का मतलब है TINA, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, इसका कोई विकल्प नहीं। ऐसा मानते हैं कि मोदी टीना फैक्टर एंजॉय कर रहे हैं। लोग उनसे कितना भी नाराज़ हों, जब तक उनके मुकाबले कोई अच्छा चेहरा विपक्ष के एक मत से सामने नहीं रखा जाएगा, तब तक मोदी का कुछ नहीं बिगड़ना है, ऐसा लोग मानते हैं। मुझको भी ये मानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये बात मेरे गले उतारने के लिए मुझको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतर जाएगी मेरे गले भी ये बात। लेकिन एक सवाल उठता है कि मोदी का जो जादू, मोदी का जो करिश्मा, असर, उनकी शोहरत लोकसभा के चुनाव में दिखती है, एक से ज़्यादा बार दिखती है, बार बार दिखती है। वो शोहरत विधानसभाओं के चुनाव में कहाँ चली जाती है? क्योंकि जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उसमें मोदी को ज़्यादा क्रेडिट देना ठीक नहीं है। वहाँ योगी आदित्यनाथ अपने दम पर भी चुनाव लड़ने और जीतने की ताकत दिखा चुके हैं, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। तो बहुत गिने चुने राज्य ऐसे बचे हैं जो मोदी के असर से भाजपा जीत पा रही है। और कर्नाटक अब भी हारी है, पूरा दक्षिण उसके हाथ से निकल गया है, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। ऐसी हालत में मोदी के इस असर को क्या कहा जाए? मुझको इसमें एक चीज़ सूझती है, एक गाना है जो मुझको सूझता है इस बारे में, मोदी के बारे में, कि मोदी का जो असर है, ये मोदी का जादू
आधी हकीकत आधा फसाना। लोकसभा चुनावों में ये एक हकीकत है, लेकिन राज्यसभा चुनावों में ये एक फसाना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें ये माहौल रहता है कि मोदी इस प्रदेश में इतनी लोकसभा सीटें लेके गए हैं, तो वो फसाना काम आ जाता है, वो किस्सा कहानी उसमें काम आ जाता है। आप थोड़ा सोच के देखिएगा इस बात को, क्या मोदी का ये जादू, मोदी का ये करिश्मा सचमुच ऐसा है कि वो आधी हकीकत है लोकसभा के लिए, आधा फसाना है राज्यों की विधानसभा के लिए? आप सोचिएगा। ये कहानी मैं आज यहाँ ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। मैं अगले 2-3 दिनों में इसके अगले हिस्से लेके आपके पास फिर आऊँगा, जिसमें मैं अलग अलग राज्यों में मोदी और भाजपा के असर और उसके पीछे की वजहों की बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको YouTube पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। फिर मिलते हैं।